नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। दोपहर के 2 बज चुके हैं और समय है दोपहर की बड़ी बहस का। तो चलिए आपको लिए चलते हैं भोपाल अपने सहयोगी प्रशांत कटारे के पास। ओवर टू यू प्रशांत। शुक्रिया कमरुद्दीन। तो बहुत स्वागत है आपका बड़ी बहस में। और दोपहर की बड़ी बहस में आज बात उपचुनाव की। उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, बल्कि ये कहें कि उपचुनाव के ऐलान के साथ ही उससे काफी पहले से चुनाव की तैयारियां कांग्रेस बीजेपी दोनों ने तैयारी शुरू कर दी थी और नामों का ऐलान भी कांग्रेस कर चुकी है। हालांकि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के ऐलानों का नाम के ऐलानों का भी इंतजार बाकी है, लेकिन देखना होगा। मंथन लगातार जारी है कांग्रेस और बीजेपी में। तो दिग्गजों के ताबड़तोड़ दौरे भी लगातार जारी हैं तैयारियों के मद्देनजर। इतना ही नहीं, जनता को लुभाने वादों और दावों के साथ विरोधियों पर तीखे जुबानी हमले भी हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों दलों में कुछ सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर अभी असमंजस बरकरार है। चर्चाओं और मीटिंग के बावजूद कांग्रेस जहां मुरैना, मेगांव, बड़ा मलहरा और ब्यावरा पर नाम तय नहीं कर पा रही, तो बीजेपी के सामने भी 25 सीटों को अगर छोड़ भी दिया जाए तो जौरा, ब्यावरा और आगर में पार्टी नामों पर मंथन ही कर रही है। हालांकि शिवराज उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी की चुनावी प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि बैठक के बाद एमपी की कम से कम 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बीजेपी आज कर सकती है। ये सभी वो नाम होंगे जो कांग्रेस छोड़ अपनी विधायकी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। हालांकि पहले से बीजेपी के ये लगभग तय माने जा रहे दावेदार क्षेत्र में प्रचार भी शुरू कर चुके हैं, लेकिन इंतजार इनके नामों के ऐलान का है। उधर कांग्रेस 28 में से 24 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को तय कर चुकी है, लेकिन बाकी बची 4 सीटों पर नाम तय करना मुश्किल हो रहा है। अब इंतजार बीजेपी के 28 और कांग्रेस की 4 सीटों पर उम्मीदवारों के तय होने का है। हालांकि यहां दूसरा पहलू यह भी है कि भले कांग्रेस की 24 सीटों पर नाम तय हो चुके हों, लेकिन कुछ सीटों पर विरोध का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है। जबकि बीजेपी खेमे में भी ऐसे ही हालात हैं। जो 25 नाम जिन सीटों से तय माने जा रहे हैं, उनमें से कुछ का पहले ही अंदरूनी विरोध भी नजर आया है। तो सवाल यही कि बचे उम्मीदवारों का ऐलान कब? दोपहर की बड़ी बहस में चर्चा आज इसी पर करेंगे कि आखिर नामों का ऐलान कब होगा। क्या पेच फंसा हुआ है कांग्रेस की 4 सीटों के नामों के ऐलान में, और इस पर भी सवाल होगा कि आखिर बीजेपी के 25 नामों का ऐलान कब होगा और बाकी की जो बची 3 सीटें हैं उन पर क्या सूरत होती है, उन पर बीजेपी कब ऐलान करेगी। हालांकि महत्वपूर्ण बैठक आज बीजेपी चुनाव समिति की दिल्ली में होने जा रही है। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच रहे हैं, चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। चर्चाओं के बाद माना जा रहा है कि हो सकता है कि दिल्ली से ही कम से कम 25 नामों का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया जाए। और आज कांग्रेस भी तमाम बैठकों के बाद 4 नामों का ऐलान कर सकती है। हमारे साथ 2 खास मेहमान और मेरे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से जुड़ रहे हैं। अजय सिंह यादव जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता धैर्यवर्धन सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और अनुराग भी मेरे साथ हैं। कांग्रेस बीजेपी के पास जाए उससे पहले अनुराग के पास चलेंगे, कुछ अपडेट लेंगे। क्या इस वक्त चीजें अभी हो रही हैं, कहां क्या स्थिति पहुंची है बैठकों के बाद, मीटिंग के बाद? अनुराग, कांग्रेस आज क्या 4 नामों का ऐलान कर सकती है, और अगर कर सकती है तो फिर फॉर्मूला तय हो गया होगा? दूसरी तरफ बीजेपी से जुड़ी अपडेट भी अगर आपके पास हो तो जरूर दें अनुराग। प्रशांत, मैं सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस की जो तीसरी सूची आने वाली है उसमें कई चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। और सबसे बड़ा जो बड़ा मलेरा सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी अभी तक इस पसोपेश में थी कि किसको टिकट दिया जाए। अब कथावाचक राम सिया लोधी का नाम निकलकर आ रहा है और यह बताया जा रहा है कि कथावाचक के तौर पर काफी मशहूर हैं राम सिया लोधी। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से उमा भारती प्रद्युम्न सिंह लोधी को एक बार फिर उम्मीदवार बनाना चाहती हैं, उन्हीं के
उन्हीं के कार्ड के तौर पर भगवा कार्ड अब कांग्रेस खेलने की तैयारी में, और कथावाचक राम सिया लोधी को कांग्रेस पार्टी बड़ा मलेरा से अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। बीते कुछ दिनों से लगातार बड़ा मलेरा को लेकर कांग्रेस के अंदर मुश्किल थी कि यादव या लोधी चेहरे को टिकट दिया जाए, क्योंकि वहां से प्रद्युम्न सिंह लोधी बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में कांग्रेस भी वहां पर अब भगवा कार्ड खेलने की तैयारी में नजर आ रही है। और जो अभी खबर निकल कर आ रही है कि कमलनाथ की राम सिया लोधी से चर्चा हुई है, कथावाचक हैं वो, तो ऐसे में उमा भारती के कार्ड के तौर पर कांग्रेस राम सिया लोधी पर दाव लगाने का काम कर सकती है। इसके अलावा ब्यावरा सीट, यहां पर एक बार फिर जो गोवर्धन दांगी हैं उनके बेटे पर कांग्रेस पार्टी अपना दाव लगाने का काम कर सकती है। अभिषेक अभिनव दांगी उनका नाम है। लेकिन दो सीटें जहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए अभी भी मुश्किल है, वो है मुरैना सीट और मेगांव सीट। इन दो सीटों को लेकर कांग्रेस अभी तक उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। हालांकि अब यह बताया जरूर जा रहा है कि कल देर रात पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बैठक की और इस सीट को लेकर भी पार्टी ने समाधान खोज लिया है, यानी कि एक एक नाम का पैनल यहां पर तैयार हो गया है। तो इन 4 सीटों को लेकर कांग्रेस कभी भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को लेकर, बीजेपी ने भी 3 सीटों को लेकर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना है। और जो बताया जा रहा है कि जोरा सीट से सूबेदार सिंह जो कि पूर्व विधायक हैं, उन पर बीजेपी दाव लगाने का काम कर सकती है। इसके अलावा आगर सीट से मनोहर ऊंटवाल, जिनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, उनके बेटे बंटी ऊंटवाल पर बीजेपी जो है मुहर लगा सकती है। और इसके अलावा नारायण सिंह पवार जो तीसरी सीट है ब्यावरा, वहां से बीजेपी इनको उम्मीदवार बना सकती है। तो कुल मिलाकर मंथन लगातार जारी है और बताया जा रहा है कि नामों को लेकर अंतिम दौर की चर्चा की जा रही है और आज कांग्रेस की सूची आ सकती है, तो बीजेपी की कल या परसों 1-2 दिन के अंदर सूची आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल अंतिम दौर की चर्चा है। अनुराग, और अपडेट के लिए आपके पास आऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है कांग्रेस से जुड़ी हुई। आखिर कथावाचक पर दाव लगाने जा रही है कांग्रेस बड़ा मलहरा में। अजय यादव जी, बड़ा मलहरा में कथावाचक, ठीक है, ये एक दाव हो सकता है, लेकिन ऐसा ही एक दाव हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा था जब एक लोक गायक को आपने मैदान में उतारा था, नतीजे आपके पक्ष में नहीं थे। अजय जी, देखिए प्रशांत जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरे चुनाव अभियान को अगर आप देखें तो हम भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहीं अता पता नहीं है। हम पहले ही 24 उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, सभी क्षेत्रों के लिए वचन पत्र जारी कर चुके हैं, सभी क्षेत्रों की समस्याएं उसमें सामने हैं और हम उनके लिए क्या करने वाले हैं विस्तृत तौर पे दिया है। 6 महीने की भाजपा सरकार की जो भी असफलताएं वो भी हमने जनता के सामने रखी हैं और 15 साल की हमारी सफलताएं तो भाजपा ही स्वीकार करती है, चाहे विधानसभा में कर्जा माफी। आप कह रहे हैं अजय जी कि आपने 24 नामों का ऐलान कर दिया, भारतीय जनता बीजेपी के 25 चेहरे तो तब से मैदान में डटे हैं जब से उन्होंने पाला बदला, पार्टी बदली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अलगाव, टकराव, बिखराव सब कुछ दिखाई दे रहा है। केवल सत्ता की चाशनी की वजह से बड़े नेता एक दूसरे से चिपके हुए हैं, साथ में रैलियां कर रहे हैं, कार्यकर्ता एक दूसरे नेताओं को निपटाने की रणनीति बना रहे हैं। 2 दिन पहले दीपक जोशी ने शिवराज सिंह चौहान जी को घेर लिया। कल ब्यावरा में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पूरे बीजेपी कार्यालय में उथल पुथल मचा दी। उसी तरह का जौरा में स्थिति है। तमाम 25 सीटों पर कांग्रेस के आए हुए नेताओं को भाजपा के नेता निपटाना चाहते हैं। अजय जी, मैं आपके पास आऊंगा या फिर छोटे से सवाल का जवाब मैं अभिभावक धैर्यवर्धन जी के पास जाऊं। क्या ऐसे ही प्रयोगों के भरोसे है अब कांग्रेस, कथावाचक या फिर इसी तरह के प्रयोग हमने देखे हैं? फिर मैं दोहरा रहा हूं, लोकसभा में भी हमने ऐसे प्रयोग देखे हैं। कोई दूसरा विकल्प, या फिर ठीक है अभी नामों का ऐलान नहीं है, लेकिन आपको लगता है ऐसे प्रयोग सफल होंगे? देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस पार्टी में एक एक क्षेत्र में 15 से 20 मजबूत दावेदार हैं। बड़ेल मलेरा क्षेत्र में जो कथावाचक का नाम आ रहा है वो पहले से कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हैं। पिछले विधानसभा चुनाव और उसके पहले लोकसभा चुनाव में भी वो दावेदारी करती रही हैं और पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिए काम करती रही हैं। इसलिए हम किसी को आयतित नहीं कर रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता कथावाचक भी हो सकता है, व्यवसायी भी हो सकता है और समाज के अन्य कार्यों में हो सकता है, लेकिन वो आयतित नहीं है, हमारी समर्पित कार्यकर्ता हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। धैर्यवर्धन जी,
बड़ा मलहरा का जिक्र कर ले, मैं उन पर भी 25 सीटों पर भी आऊंगा, 3 सीटों पर भी आऊंगा, लेकिन बड़ा मलहरा का चूंकि जिक्र आ गया, अनुराग बता रहे हैं कि कथावाचक जो कि लोधी समुदाय से आते हैं, दोहरी काट करने की कोशिश है कांग्रेस की इस बार। एक तो लोधी समुदाय को लुभाने की, दूसरी उमा भारती का प्रभाव उस क्षेत्र में कहीं ज्यादा है, और उस लिहाज से अगर एक कथावाचक को उतारते हैं तो दोनों तरफ से काट करने की कोशिश कांग्रेस की इस बार। जी शायद धैर्यवर्धन जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रहे, हम दोबारा धैर्यवर्धन जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि चूंकि लगातार बैठकें चल रही, 4 सीटें कांग्रेस जिन पर अभी तक ऐलान नहीं कर पाई है। अनुराग बता भी रहे थे कि 2 सीटों पर लगातार पेच फंसा हुआ है, एक मेहगांव और दूसरी मुरैना। इन 2 सीटों पर कहीं ज्यादा परेशानी इस वक्त कांग्रेस को झेलनी पड़ रही है। अजय सिंह यादव जी, मेहगांव और मुरैना का जिक्र अनुराग कर रहे थे कि सबसे ज्यादा परेशानी तो आप लोगों को इन सीटों पर हो रही है। कुछ बड़े दिग्गज हैं जो लगातार दावे कर रहे हैं, उन पर आप सहमत या एक मत नहीं हो पा रहे हैं। मुकुल वासनिक के साथ, पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ बैठकों के कई दौर चल चुके हैं। देखिए प्रशांत जी, किसी तरह की दिक्कत या समस्या की बात नहीं है। हमारे पास चयन इस बात का रह गया है कि अच्छे में सबसे अच्छा कौन है। मुकुल वासनिक जी के साथ तमाम दावेदार एक साथ बैठे, तमाम दावेदारों ने मुकुल वासनिक जी को आश्वस्त किया कि आप अपने सर्वे के आधार पर, पार्टी फीडबैक के आधार पर जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी, सभी दावेदार मिलकर उसको जिताएंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी में कहीं किसी तरह की समस्या या दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे और अनेकों दावेदार हैं, इसलिए उनमें से अच्छा चयन करने में समय लग रहा है। लेकिन ये भी बामुश्किल आजकल की बात है, 1-2 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के 4 उम्मीदवार घोषित होंगे और जनता के बीच में हम और हमारे तमाम नेता कार्यकर्ता होंगे। ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। धैर्यवर्धन जी से हमारा दोबारा संपर्क हो गया है। धैर्यवर्धन जी, 2 बातें। एक तो बड़ा मलहरा से कथावाचक को उतारने की तैयारी है कांग्रेस की, लोधी समुदाय से, यानी कि दोहरा वार कांग्रेस का। दूसरी बात, कांग्रेस ये कह रही है कि हम तो बहुत आगे निकल गए बीजेपी से, हमने 24 नामों का ऐलान कर दिया, बीजेपी के किसी नाम का अभी तक अता पता नहीं है। धैर्यवर्धन जी। शायद धैर्यवर्धन जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। हम दोबारा अब तकनीकी जो खामी है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, उनके पास दोबारा चलेंगे। अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, शिवराज दिल्ली निकल चुके हैं क्या? चूंकि आज चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है, हम ये मानकर चलें कि कम से कम 25 नामों का ऐलान तो आज बीजेपी दिल्ली से ही कर सकती है। अनुराग। बिल्कुल, देखिए, शुरुआती तौर की बैठक भोपाल में बीजेपी के नेताओं की हो चुकी है, जिसमें खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जुड़े थे, और साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज, पार्टी के तमाम बड़े नेता भोपाल में जुटे थे। और उसमें भी इस बात को लेकर चर्चा की गई थी कि कौन कौन सी सीट पर कौन से चेहरे उम्मीदवार होंगे। लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां पर वो चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे और उसमें नामों पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। तो उम्मीद इसी बात को लेकर है कि बीजेपी आज देर रात तक या कल तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। हालांकि बीजेपी पहले ही ये साफ कर चुकी है कि 25 सीटों पर उसके उम्मीदवार पूरी तरीके से तय हैं, उनको चुनाव प्रचार के लिए हरी झंडी दे दी गई है। लेकिन बाकी बची 3 सीटों को लेकर बीजेपी को अभी उम्मीदवार घोषित करना बाकी है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, जहां पर पार्टी नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद पार्टी जो है आधिकारिक तौर पर 28 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। सबसे
जो मुश्किल बीजेपी के लिए है वो उन 3 सीटों को लेकर है जहां पर बीजेपी को अभी नए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से नाम भी पहले हमने बताया कि कुछ 3 सीटों पर नाम निकल कर आ रहे हैं, अगर सीट पर बंटी ऊंटवाल का नाम निकल कर आ रहा है, इसके अलावा जोरा सीट पर सूबेदार सिंह जो के पूर्व विधायक है उनका नाम निकल कर आ रहा है, और इसके अलावा जो सीट को लेकर कुछ विरोध भी नजर आया था, पोस्टरबाजी भी हुई थी, ये भी कहा गया था कि चेहरा नया चाहिए ब्यावरा के लिए बीजेपी में। बिल्कुल, देखिए बीजेपी की तरफ से ब्यावरा सीट को लेकर नारायण सिंह पवार का नाम तेजी के साथ ऊपर आया था, लेकिन इसी नाम के बाद विरोध के सुर भी उठने लगे थे और बड़ी संख्या में ब्यावरा से बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे और वहां पर इस बात को लेकर नाराजगी जताई थी कि किसी युवा चेहरे को इस बार मौका ब्यावरा सीट पर दिया जाना चाहिए। युवा बड़ी संख्या में जो है बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे और उनकी ये मांग थी कि किसी नए चेहरे को इस बार ब्यावरा सीट पर मौका दिया जाए। तो ब्यावरा सीट को लेकर बीजेपी के अंदर जरूर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं कि आखिर कौन सा चेहरा तय किया जाए, लेकिन आज जब चुनाव समिति की बैठक होगी तो उन तमाम दावेदारों के नाम पर मंथन किया जाएगा जो अभी तक बीजेपी के पास नाम निकल कर आए। ठीक है जी, बिल्कुल मंथन किया जाएगा और कोशिश बीजेपी की ये होगी कि विरोध ना हो, चूंकि अब वक्त बहुत ज्यादा नहीं बचा है चुनाव में या वोटिंग में हम कहें। धैर्यवर्धन जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। धैर्यवर्धन जी, कांग्रेस कह रही है कि चुनाव की जो प्रक्रिया है या फिर बहुत आगे कांग्रेस निकल चुकी है, 24 नामों का ऐलान कांग्रेस ने किया है, बीजेपी के एक नाम का भी अता पता नहीं है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की कोई तुलना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठन सर्वोपरि है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी मोटे तौर पर तय हैं, केवल औपचारिक घोषणा होना शेष है। और हम सब जानते हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को पहले कोरोना हुआ और उसके उपरांत उनके पूज्य पिताश्री का देहावसान हुआ, उस कारण से प्रदेश के नेता एक साथ बैठ नहीं पा रहे थे। अब उनका मिलना बैठना हुआ है और विचार विमर्श के उपरांत अब दिल्ली फाइल पहुंच गई है, वहां केंद्रीय चुनाव समिति के द्वारा अंतिम निर्णय कर लिया जाएगा। मुझे लग रहा है वो शुभ घड़ी अनाउंसमेंट के बेहद नजदीक है जी। पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमर कसे हुए, हम व्यक्तिनिष्ठ नहीं, हम संगठन निष्ठ हैं, इसलिए कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक। धैर्यवर्धन जी, 25 सीटों पर तो ठीक है, हमने मान लिया कि नाम लगभग तय है, मैदान में पहले से वो सारे संभावित डटे हुए हैं जिनके नाम आप तय भी कह रहे हैं, नाम का ऐलान का इंतजार है। लेकिन 3 सीटों पर तस्वीर साफ अगर आप कर पाए, चूंकि मेरे सहयोगी और न्यूज़ 18 संवाददाता भोपाल से अनुराग हमारे साथ बने हुए हैं, वो कह रहे हैं कि 3 सीटों पर नाम तय करना परेशानी बन रही है बीजेपी के लिए। अभी भी इस पर कोई साफ नहीं हो पाया किसका कौन मैदान में उतरेगा, बाकी की 3 सीटें जो रिक्त हुई हैं निधन से विधायकों के। धैर्यवर्धन जी, ये स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी आज भारत का सबसे बड़ा दल है, कौन विधायक नहीं बनना चाहता। हमारे एक एक सीट पर कम से कम आधा दर्जन लोग, एक से बढ़कर एक लोकप्रिय नेता हैं। फलस्वरूप इस प्रकार की परेशानी आना बहुत सामान्य है, स्वाभाविक भी है। और पर भारतीय जनता पार्टी इन सब के बीच भी कैसे मंथन करके बेहतर नाम आज की परिस्थिति में उसको चुनेगी, उस पर विचार पार्टी कर रही है। ये विषय बहुत बड़ा नहीं है। और बाकी की सीटों पर भी यदि ये प्रत्याशी चुनाव न लड़ रहे होते, जो इस्तीफा देकर के आए, तो वहां भी हमारे पास एक से बढ़कर एक उम्मीदवार होते, वहां भी सबके सब दावेदारी कर रहे होते। और ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है, इच्छा जाहिर करना। ठीक बात है। लेकिन एक सवाल मेरा कांग्रेस और बीजेपी दोनों से होगा कि कांग्रेस ने और बीजेपी ने दोनों ने बड़े संख्या में ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो दूसरे दलों से आए हैं, कैसे उस चीज को या सामंजस्य पार्टियां बिठा पाएंगी? पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, ये पहला सवाल मेरा अजय सिंह जी से। अजय सिंह जी, कांग्रेस ने भी करीब 7 से 8 ऐसे चेहरे हैं जिन्हें जो दूसरे दल से आए हैं उन्हें टिकट दिया है, बीजेपी ने तो खैर इससे ज्यादा संख्या में दिया है। विरोध को थाम पाएंगे आप लोग, डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण में मूल अंतर है।
भाजपा ने उन लोगों को टिकट देने की बात कही है जो जनता का जनादेश बेच के आए हैं, और कांग्रेस पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं जो कुछ समय पहले कांग्रेस में ज्वाइन हुए थे, और क्योंकि सर्वे के आधार पर वो पार्टी के सबसे अच्छे उम्मीदवार के तौर पर निकल आए, इसलिए हम उनके साथ अन्याय नहीं कर सकते थे। लेकिन हमारे साथ किसी तरह का डील, सौदेबाजी या जनता का जनादेश बेचते हुए वो नेता कांग्रेस में नहीं आए, लेकिन भाजपा के टिकट बेंगलोर में बुक होके आए हैं। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी बात बताता हूं, ये धैर्यवर्धन जी को जानकारी है नहीं, मुझे नहीं पता, आप उनसे कंफर्म करिएगा। भाजपा के 25 बिके हुए पूर्व विधायकों में से आधा दर्जन ऐसे नेता हैं जो क्षेत्र में नहीं घुस पा रहे हैं। वो भाजपा के बड़े नेताओं से चर्चा कर रहे हैं कि कुछ और पैसा दे दो और हमारा टिकट भी अपने ही कार्यकर्ता को दे दो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के वो 25 टिकट भी तय नहीं हो पा रहे हैं। मैं दावे से कह रहा हूं इस बात को, ये बातें अगर तथ्यों के साथ हों, घोषित होंगे, सबूतों के साथ हों, अजय पुष्टि भी हो जी, जाएगी, और बेहतर लगता है और बेहतर होता है। ठीक है जी, अजय सिंह, प्रशांत जी, ठीक है, मैं आ रहा हूं। भाजपा जारी होगी तब इस बात की पुष्टि हो जाएगी, सियासी दलों को विरोध का सामना करना पड़ता है। धैर्यवर्धन जी जी, देखिए अजय सिंह जी बड़े माहिर हैं कि किस प्रकार से फर्जी बातों को समाज में आपके चैनल का, आपके बड़े प्लेटफॉर्म का लाभ उठा करके पहुंचाना है, इसलिए ये भ्रम फैला रहे हैं, ये प्रपंच पैदा कर रहे हैं। असलियत ये है नहीं, मैं कह रहा हूं कि ऐसी बातें तथ्यों के साथ हो तो ज्यादा बेहतर हो लगता है। जी 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 जी, सवाल दोहराइए प्लीज। बिल्कुल धैर्यवर्धन जी, मैं कह रहा हूं अगर कोई पार्टी किसी पर भी अगर आरोप लगाते, चाहे बीजेपी लगाए या कांग्रेस, बेहतर हो कि तथ्यों के साथ मैदान में आए तब आरोप लगाए। जी मैं वही कह रहा हूं, जिनको ये नाना प्रकार की उपाधियां देकर गरियाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग कांग्रेस छोड़कर इसलिए आए कि डूबते जहाज की सवारी कौन करता, बादों से मुकरने वाली पार्टी के साथ कौन रहना चाहता, और कांग्रेस में इंटरनल तानाशाही तो गजब की थी। आप देखिए कमलनाथ जी इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद प्रदेश अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ पाए, और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष भी बन बैठे। कैसे चलता है ये सब? और वो षड्यंत्रकारी ठीक है, लेकिन मेरा जो सवाल है, जो सवाल मेरा अजय जी, वही सवाल मैं आपके सामने दोहरा रहा हूं। कार्यकर्ताओं को टिकट मांगने का अधिकार नहीं। जो पार्टी में जो विरोध है, ऐसा नहीं है टिकट देने के बाद विरोध निकलता है, विरोध आता है, और अभी तक आपने कोई नाम ऐलान नहीं किया। स्वाभाविक है कि अगर नाम ऐलान करेंगे तो ये विरोध नजर भी आएगा जमीन पर, उसे कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे थामेंगे या सामंजस्य बिठाएंगे? धैर्यवर्धन जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी में सामान्य तौर पर ऐसी परिस्थितियां बनती नहीं है, ऐसे दृश्य देखने को नहीं मिलते हैं। यदा कदा इक्का दुक्का यदि कहीं पर कोई घटना होगी तो हमारा नेतृत्व सक्षम है उन कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने में, उनको समझाने में कि किन परिस्थितियों के चलते आज हमें ये निर्णय लेना पड़ा। और हमारा 99% कार्यकर्ता ये जानता है कि हमारा जो संगठन है, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उसका आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है, उसका निर्णय श्रेष्ठतम निर्णय होता है। ठीक है, अजय जी कुछ कहना चाहते थे? अजय जी। प्रशांत जी, प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी क्षमता के अनुसार क्षेत्र में काम करता है, पार्टी से अपनी योग्यता के अनुसार डिमांड करता है। इससे बड़ी तानाशाही मैंने 70 साल के इतिहास में नहीं देखी कि 25 क्षेत्रों में भाजपा के कार्यकर्ताओं से कहा जा रहा है कि टिकट तो हमने बेच दिए, आप भले ही योग्य हैं लेकिन आप टिकट नहीं मांग सकते। भले ही आज आप देखें कि सेजवार जी, चौधरी जी से मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन उन्हें कहा गया है कि हमने सरकार गिराने में वो टिकट बेच दिया। पवैया जी को कहा जा रहा है कि आप जीत सकते हैं, लेकिन हमने टिकट तो प्रद्युम्न सिंह को बेच दिया। आप 40 साल से पार्टी की मेहनत कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने सब कुछ बेच दिया, उन कार्यकर्ताओं का आत्मसम्मान भी बेच दिया। आज प्रदेश की जनता सफर कर रही है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। ठीक है, प्रतिदिन अपराध हो रहे हैं। एक हफ्ते में 6 गंभीर आरोप लगाए, बेहद गंभीर बातें कही हैं। इसका छोटा सा रिएक्शन धैर्यवर्धन जी, उसके बाद मैं अनुराग के पास जाऊंगा। धैर्यवर्धन जी, इसमें है, इसलिए कांग्रेस के लोगों को यह सब दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आश्वस्त हो चुके हैं और ये बात अपने दिल और दिमाग में बसा चुके हैं कि जिन लोगों को हम चुनाव लड़ा रहे हैं वो 5 वर्ष के लिए विधायक चुने गए थे। मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालातों के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और मजबूरन अब वो फिर से चुनाव लड़ रहे हैं।
तो हमारे कार्यकर्ता भी प्रशांत जी इन्हें जनता विजुअल जनाब- दिखाइए, दीपक जोशी जी ने सीएम हाउस को कैसे घेर लिया, बताइए इन्हें वो फोटोग्राफ दिखाइए, दीपक जोशी जी ने कैसे शिवराज सिंह चौहान जी को घेर दोनों लिया, बातें हैं 500 साहब। कार्यकर्ता अजय जी उसमें लाके। दोनों बातें हैं। दीपक जोशी जी आए, कार्यकर्ताओं जवाब के देने साथ आए, दीजिए। बाद में ये भी कह गए कि मैं बीजेपी के साथ था हूं। बहरहाल जो कहा जाता है सियासत में वो होता नहीं है, जो होता है वो कहा नहीं जाता। अनुराग हमारे साथ हैं। अनुराग, इन सब बातों का इफेक्ट भी पड़ेगा, जनता भी अपने हिसाब से अपने लिहाज से कैलकुलेट करेगी कि क्या चीजें हैं, कौन बेहतर है, कौन सी योजनाएं किस सरकार ने क्या करी। स्वाभाविक है कि इनका भी असर होगा इलेक्शन में। अनुराग, बिल्कुल प्रशांत, देखिए इस बार का उपचुनाव 2018 के चुनाव से अलग माना जा रहा है, क्योंकि जी। 2018 के चुनाव जी। में कहा जा रहा था कि वोटर पूरी तरीके से खामोश है, लेकिन इस बार वोटर कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 3 जी। नवंबर को यह तय होगा कि आखिर 28 सीटों का वोटर किसके पक्ष में जाता है, और 10 नवंबर को नतीजे घोषित हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके का माहौल सियासी दल बिल्कुल। बनाने का काम कर रहे हैं, उसमें विकास के मुद्दे जरूर शामिल किए गए हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अपना विधानसभा वार जो है विकास पत्र, वचन पत्र एक तरीके से जारी किया है। तो घोषणा से पहले बीजेपी ने भी करोड़ों रुपए की सौगात देने का ऐलान किया है। तो कुल मिलाकर विकास के मुद्दे भी हैं, इसके अलावा कई तरह के दल बदलू वाले भी मुद्दे हैं, और कई तरह के बहुत मुद्दे हैं महत्वपूर्ण है जिसके अनुराग, जरिए जो बातें बीजेपी आप और कह रहे हैं कि जो जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं। घोषणा कांग्रेस ने की है या कहें वचन पत्र जो कांग्रेस ने बनाया है, उसका कितना प्रभाव जनता पर पड़ता है, वोटर पर पड़ता है, और जो घोषणाएं सरकार ने की हैं या लगातार जिन जो ऐलान सरकार ने जनता के लिए किए हैं उन क्षेत्रों में खासकर जहां उपचुनाव हैं, उसका क्या असर वोटर पे पड़ता है, ये तस्वीर 10 नवंबर को साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया धैर्यवर्धन जी, अजय सिंह यादव जी, अनुराग, आपका भी बहुत शुक्रिया। दोपहर की बड़ी बहस में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।